जी हाँ, जो आपकी अगली तारीख सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी ने घोषित की है वो है 10 अक्टूबर 2021। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले संभवतः एक लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस वीडियो के थ्रू इस चीज़ की संभावना व्यक्त की थी कि ये तारीख आगे जाने वाली है, और उन्होंने ये भी बोला था कि अक्टूबर में ही जाने वाली है। लोगों का ये भी कहना था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों इन सब चीज़ों में बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को जून या जुलाई या अगस्त सितंबर तक कंडक्ट करने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हमारा ये जो तारीख की घोषणा हुई है, उस तारीख की घोषणा को लेकर सबके मन में ये था, और बहुत सारे लोगों को पिछली बार भी इसी तरह की घोषणाएं हुई थी, लेकिन इसका असर क्या है इसको समझने की जरूरत है, और इस मौके का फायदा आप कैसे उठाएंगे। तो सबसे पहला जो असर है इसका वो ये है कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनकी प्रीलिम्स में संख्या बढ़ जाएगी। यानी अगर 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख में आप ये मानते हैं कि नज़दीकी मुकाबला 20, 25, 50 हज़ार के बीच में होता है, तो इनकी संख्या 1.25 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तैयारियां उस देहरी पर होती है जो समय ना मिल पाने की वजह से उसको आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो उनके पास इसके लिए ज़्यादा समय है, और वो निश्चित तौर पर इस समय का उपयोग करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय निकल गया। अब कोई मेरे हिसाब से ऐसे हालत में आपको अपनी स्ट्रेटेजी को और प्लान को रीप्लान करने की ज़रूरत है, और ये आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इस बार जो आपका मुकाबला है वो एक केवल भीड़ से नहीं है, मुकाबला उस तरह के लोगों से है जो गंभीरता से इसकी तैयारी कर रहे हैं। यानी जो कटिंग एज होगा वहाँ पर थमा चौकड़ी ज़्यादा है, मारपीट काटा काटी ज़्यादा मचेगी। तो सबसे पहले रीप्लान अगर आप करते हैं, तो अभी तो प्रीलिम्स को लेकर किसी की तैयारी की बात करना, कोई तैयारी करेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास जो समय मिला है वो मेंस पर जाएंगे। लेकिन क्या करना चाहिए, मैं सबसे पहले सुझाव देता हूं कि आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, सबसे जरूरी चीज है। और इसमें जो पहला बिंदु है वो बिंदु ये है कि आप सारे पेपर विथ ऑप्शनल GS 1, 2, 3, 4, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट में एसए का कर रहा हूं, तीसरा ब्रैकेट में ऑप्शनल का कर रहा हूं, पर्सनालिटी टेस्ट की बात अभी नहीं कर रहा। तो GS 1 के उन हिस्से में आपको ये समय सिलेबस कवर करने के लिए मिला है। जो सीरियस प्रतिभागी हैं उनके लिए समय सिलेबस कवर करने के लिए नहीं मिला है। आप उन लोगों में से नहीं हैं जिनकी तैयारी नहीं थी। ऐसे लोग जिनकी तैयारी थी और वो असमंजस में या टफ कंपटीशन की वजह से 1 आध 5 नंबर से इधर उधर होते हैं, उनके लिए ये टिप्स है। आप अपना विश्लेषण खुद करें, उसके पश्चात उस हिस्से को जिसमें आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, आपके पास नॉलेज तो है लेकिन आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं, वहां पर किसी भी लब्ध प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप मॉक टेस्ट की सीरीज भी लें और उसमें लग जाइए। और अगर आपके पास मॉक टेस्ट की सीरीज लेने की संभावना नहीं है या उसमें कोई परेशानी हो रही है, तो आपको एक ही काम करना है, पुराने आंसर क्वेश्चंस को देखिए, उसमें से उस टॉपिक के आंसर्स को छांटिए और लिखते रहिए। मतलब आप अपने उन कमियों पर काम कर रहे हैं जिन कमियों की वजह से आप 10 से 12 नंबर्स नहीं ला पाते थे या 5 से 6 नंबर नहीं ला पाते थे।
अगर आपने 3 से 5 नंबर भी हर सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर लिया और किसी सब, तो आप देखिए 3 नंबर ही इम्प्रूव करते हैं तो कितना फर्क पड़ता है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 18 से लगभग 30 नंबर का इम्प्रूवमेंट है। और ये इम्प्रूवमेंट ना ही उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ के पाया जा सकता है और ना ही अपने रिसोर्सेज को, जो हमारे पास उस टॉपिक को पढ़ने के रिसोर्सेज हैं, उसको फैला के पाया जा सकता है। आपको बार बार आंसर राइटिंग करना है, खुद से करना है, लिमिटेड टाइम में करना है। दूसरी जो चीज़ है जहाँ पर मैं आपसे दूसरा समय लेना चाहूँगा ऑप्शनल के बाद, वो समय आपको इम्प्रूव करने का है एस्से। एस्से अब उस तरह का हो गया है कि आपके पास फिलोसफिकल एस्से से ज़्यादा जरूरी है कि आप फैक्चुअल एस्से जो होते हैं, फैक्ट्स, उसके लिए फैक्ट्स को इकट्ठा करना, कोट्स को इकट्ठा करें और कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। इकोनॉमिक्स पर अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, इकोनॉमी पर पढ़ लीजिए, अमीरी गरीबी पर पढ़ लीजिए रिपोर्ट्स को, स्वास्थ्य सेवाओं की ग्लोबल स्थिति क्या है उस पर पढ़ लीजिए अच्छी अच्छी रिपोर्टें। विज्ञान जो है इतना आगे होते हुए भी उन चुनौतियों का सामना अभी नहीं कर पा रहा है, इसको देख लीजिए। इसके अलावा 1-2 टॉपिक्स और हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। उनमें वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न है या आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति की वजह से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है वो अमीर देशों की तरफ झुका हुआ है। तो ऐसे में गरीब देशों के लिए जो चुनौतियां हैं या जो थर्ड वर्ल्ड के लिए चुनौतियां बनकर आ रही हैं, उसको देख लीजिए। और सबसे बढ़कर मैं आपको अगले वीडियो में कुछ रीडिंग लिस्ट सजेस्ट करूंगा। उन किताबों को पढ़कर उस विचारों को अपने मानस पटल में जगह देने की कोशिश कीजिए कि अगर इन सब मुद्दों पर कहीं ऐसे आ गया तो आप ये निश्चित करें कि हम हफ्ते में सिर्फ 3 हिस्से लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर और उसको लिखिए। अगर आप टॉपिक्स कहेंगे तो मैं आपको टॉपिक्स भी दे सकता हूं और आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको सुझाव दे सकता हूं। इन सब के होने के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिर मैं बोलूंगा कि ऑप्शनल के किस हिस्से में आपकी आंसर राइटिंग कमजोर है उसको देखने की आवश्यकता है और सिर्फ उसी हिस्से से पिछली बार पूछे हुए सवाल और इस बार अगर मॉक टेस्ट लेते हैं तो उस तरह के सवालों को पकड़कर बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। उस हिस्से को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं किया जा सकता, एक पीक होता है। अगर आप ऑलरेडी ऑप्शनल के किसी हिस्से में पीक पर बैठे हुए हैं तो फिर उसमें आउट ऑफ 10 अगर आप 9 पर बैठे हुए हैं तो इसको 9.5 पर ले जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप 7 पर बैठे हुए हैं तो इसको 9 पर ले जाना बड़ा आसान है। ये इम्प्रूवमेंट हमेशा आसान होता है। तो यहाँ काम ना करके यहाँ काम करने की आवश्यकता है और ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आप आंसर राइटिंग जहाँ पर पिछड़े हुए हैं उससे जुड़े विषयों पर बार बार करें। यही आपकी सफलता की कुंजी है और उम्मीद है कि जो ये समय आपको मिला है इस संक्रमण काल में, उसका आप सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद।